भूत प्रेतों की पूजा और उनसे जुड़ी मान्यताएं प्राचीन समय से विभिन्न समाजों और संस्कृतियों का अभिन्न हिस्सा रही हैं। लोगों का मानना है कि भूत प्रेत या आत्माएं उन व्यक्तियों की होती हैं जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक या असामान्य परिस्थितियों में होती है या जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती। अक्सर यह भी माना जाता है कि वे जीवित व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इन आत्माओं को शांत करने के लिए या उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। कई संस्कृतियों में मृतकों का सम्मान करना और उनकी आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान करना आम बात है। भूत प्रेतों की पूजा का सांस्कृतिक और धार्मिक आधार। विभिन्न समाजों में भूत प्रेतों की पूजा से जुड़े कई धार्मिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। भारत, चीन, जापान, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में मृतकों की आत्माओं की पूजा या उनका सम्मान करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य है। इसके पीछे ये धारणा होती है कि इन आत्माओं का जीवित लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाना आवश्यक माना जाता है। कुछ स्थानों पर यह विश्वास होता है कि पूर्वजों की आत्माएं परिवार की रक्षा करती हैं और उन्हें समृद्धि प्रदान करती हैं, जबकि कुछ समाजों में भटकती आत्माओं को नियंत्रित करने और उनके प्रकोप से बचने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के अनुष्ठान किए जाते हैं। भूत प्रेतों से जुड़ी मान्यताएं। कई जगहों पर यह माना जाता है कि भूत प्रेत या आत्माएं सिर्फ दुर्भावनापूर्ण नहीं होती, बल्कि उनमें से कुछ मददगार भी हो सकती हैं। कई लोगों का विश्वास होता है कि यदि आत्माओं को सही प्रकार से पूजा जाए या उनका सम्मान किया जाए तो वे परिवार या समाज को सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। वहीं कुछ जगहों पर यह धारणा है कि बुरी आत्माएं या भटकती आत्माएं उन लोगों के साथ समस्याएं उत्पन्न करती हैं जो उन्हें नज़रअंदाज करते हैं या उनका अपमान करते हैं। इस कारण से लोग उनके प्रति अनुष्ठान करते हैं ताकि वे कोई हानि न पहुंचाएं। हॉरर स्टोरी और डरावनी कहानियाँ। हॉरर कहानियाँ, जिन्हें आमतौर पर डरावनी कहानियाँ कहा जाता है, मनुष्य के मनोविज्ञान, डर और अलौकिक तत्वों के आधार पर बनाई जाती हैं। ये कहानियाँ सदियों से मानव सभ्यता का हिस्सा रही हैं और अक्सर मौखिक परंपराओं के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होती आई हैं। डरावनी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि इनमें गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश छिपे होते हैं। हॉरर कहानियों में अक्सर भूत प्रेत, चुड़ैलें, शापित स्थान या अलौकिक शक्तियाँ प्रमुख पात्र होते हैं। हॉरर कहानियों का उद्देश्य। हॉरर कहानियों का मुख्य उद्देश्य श्रोताओं या पाठकों में डर की भावना पैदा करना होता है। ये कहानियाँ अक्सर इंसान के उन गहरे भय को उजागर करती हैं जो समाज, धर्म या जीवन के रहस्यों से जुड़े होते हैं। भूत प्रेतों और अलौकिक तत्वों का चित्रण मानवता के उस डर को दर्शाता है जो अनदेखी और अनजानी शक्तियों के प्रति होता है। इसके अलावा हॉरर कहानियाँ अक्सर समाज की अंधविश्वासी धारणाओं पर सवाल उठाती हैं और रहस्यमय घटनाओं के प्रति जिज्ञासा बढ़ाती हैं। हॉरर कहानियों में भूत प्रेतों की भूमिका। भूत प्रेत, चुड़ैलें और बुरी आत्माएं डरावनी कहानियों के आम पात्र होते हैं। इन पात्रों का उपयोग इंसानी डर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कई बार यह डर मृतकों की दुनिया और जीवितों की दुनिया के बीच की सीमा को पार करने के विचार से आता है। इन कहानियों में अक्सर एक अनजानी शक्ति या भटकती आत्मा को मुख्य रूप से चित्रित किया जाता है, जो किसी व्यक्ति या स्थान पर प्रकट होती है और तबाही मचाती है। डरावनी कहानियों का समाज पर प्रभाव। डरावनी कहानियां न केवल मनोरंजन का माध्यम होती हैं, बल्कि वे समाज के भीतर भय, अंधविश्वास और रहस्यमय मान्यताओं को भी उजागर करती हैं। इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ डराना नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये गहरे सामाजिक संदेश भी देती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ डरावनी कहानियां सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता या अनैतिक आचरण पर आलोचना करती हैं। हॉरर कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि डर के बावजूद हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। निष्कर्ष। भूत प्रेतों की पूजा और हॉरर कहानियों का अस्तित्व मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही रहा है। भूत प्रेतों की पूजा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं का हिस्सा है, जबकि हॉरर कहानियां हमें हमारे गहरे डर और अनजान रहस्यों से रूबरू कराती हैं। दोनों ही मानवीय अनुभवों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और ये दर्शाते हैं कि कैसे लोग अलौकिक शक्तियों के प्रति अपने डर और सम्मान को व्यक्त करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था। लोगों का मानना था कि वहां रात के समय कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई भी शाम ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और वह दूसरों की तरह अंधविश्वासी नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह आधी रात के समय उस कब्रिस्तान में जाकर पूरी रात वहां बिताएगा। उसके दोस्त पहले तो उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार दोस्तों ने उसकी हिम्मत देखने के लिए उसे जाने दिया। रात गहरी होती जा रही थी। राहुल कब्रिस्तान पहुंचा। चारों ओर घना सन्नाटा था और चांद की हल्की रोशनी में कब्रों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। लेकिन राहुल को डर नहीं था। वह एक पुराने पेड़ के पास जाकर बैठ गया और अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नज़रअंदाज किया और वापस बैठ गया। पर तभी उसे कब्रों के पास हलचल महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा और उसकी सांसें रुक गईं। एक कब्र से धीरे धीरे एक सफ़ेद साया निकल रहा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत उठकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। साया अब उसके एकदम सामने था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी अचानक आसपास की सभी कब्रों से और भी साए निकलने लगे। वे सब राहुल की ओर बढ़ रहे थे। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को कब्रिस्तान के पास बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर अपनी आपबीती सुनाई तो गांव वालों ने कहा कि यह कब्रिस्तान श्रापित है और वहां रात के समय भटकती आत्माएं इंसानों को अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। उसके बाद राहुल ने कभी भी उस कब्रिस्तान का रुख नहीं किया और उसने अपने दोस्तों से कहा कि कभी भी ऐसी जगहों पर जाने की गलती न करें जहां अनजानी शक्तियां रहती हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था जनजाति। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे गांव के लोग भूतिया कब्रिस्तान के नाम से जानते थे। ये कब्रिस्तान कई प्राचीन काल से सुसान से जुड़ा था और वहां कभी कोई नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि वहां पर मृतक रात को जिंदा हो जाता है और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। गांव में एक आदमी था, नाम था अर्जुन। अर्जुन बहादुर था और उसे इन भूतिया कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने सोचा था कि ये सब लोग अफवाह फैलाते हैं जिन्हें लोगों ने डराया है। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के सामने घोषणा की कि वह इस रात कब्रिस्तान और धर्मप्रचार के माध्यम से नामांकन करेगा कि वहां कुछ भी पवित्र नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने रात का इंतजार किया और जैसे ही घड़ी ने 2 साल बिताए वह कब्रिस्तान की ओर चला गया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका मन शांत हो गया था। जब वह कब्रिस्तान के भीतर पहुंचा तो वहां चारों ओर था। केवल रात के पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गुलाम रात थी और कब्रों पर पड़े हुए मित्र की सरसराहट हो रही थी। अर्जुन ने अपने साथ ले ली चारपाई जलाई और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर तक सब सामान्य लग रहा था। अर्जुन एक पुरानी कब्र के पास बैठे थे और वहां का नज़ारा देखते ही बनता था। अचानक उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये गंध इतनी तीव्र थी कि उसकी पृथ्वी का अंत हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने शायद सोचा कि ये पुरानी कब्रें आ रही हैं, इसलिए उसने इसे बंद कर दिया। कुछ पल बाद उसे एक कब्र से घिसी पिटी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई अंदर से कुचला हुआ हो। अर्जुन का दिल अब तेजी से देखने लगा। उसने ध्यान से सुना और अब वह आवाज़ और भी स्पष्ट हो गया था। यह आवाज़ है मानो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। अर्जुन की टिप्पणी जवाब देने लगी, लेकिन वह अपने डॉक्टर पर फार्मासिस्ट रखा और कोचिंग लेकर उस कब्र के पास गया जहां से आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वह कब्र के पास पहुंचा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर कुछ हलचल हो रही हो। अचानक कब्र की मिट्टी हिलने लगी और अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कब्र से एक हाथ बाहर आ रहा था। ये देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां से भाग रही है या देख रही है। कुछ ही अवशेषों में उस कब्र से एक पूरी तरह से मृत निकलकर बाहर आया। मौत का शव सादा गला था और उसके आंखें खून की तरह लाल थी। वह धीरे धीरे माता अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ गले में ही फंस गई थी। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। वह वहीं खड़ी रह गई जबकि उसका निधन हो गया और वह करीब आ रही थी। तभी बाकी कब्रों से भी मिट्टी हिलने की आवाज़ आई। अर्जुन ने देखा कि अब और भी मृतकों की कब्रें बाहर निकल रही हैं। उन मृतकों का शरीर बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया था और उनकी चाल बेहद डरावनी थी। अर्जुन अब वहां से लात मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर जमीन से चिपक गया। निधन अब उसके चारों ओर से घिराने वाले गढ़वाले स्थान पर है। अर्जुन को महसूस हुआ कि उनका अंत करीब है। वह बुरी तरह से फंस गया था। तभी वह एक सैद्धांतिक चीख कर चुप हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मृतकों ने उसे घेर लिया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। अगली सुबह अर्जुन के दोस्तों ने उन्हें कब्रिस्तान के पास पाया। उसका हाल बहुत बुरा था। जब वह सच में आया तो उसने जो देखा उसने सब बताया। दोस्तों ने उसे गांव वापस ले जाकर उसकी देखभाल की। गांव वालों ने ये सुना तो और भी डर गए। अर्जुन की यह घटना पूरे गांव में फैल गई और टैब से किसी ने उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं वह अभी भी रात को कब्रिस्तान में घूमता है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कब्रिस्तान की वह डरावनी रात अर्जुन के जीवन की सबसे भयानक घटना बन गई और उसने उस दिन के बाद कभी भी अपने साहस को साबित करने की कोशिश नहीं
यह एक हॉरर कहानी है जो उन 6 संकेतों पर आधारित है जो ये दिखाते हैं कि घर में भूत प्रेत का साया है। कहानी का शीर्षक अज्ञात छाया। एक समय की बात है, शर्मा परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। ये घर शहर से दूर एक शांत पहाड़ी क्षेत्र में था। पहले कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रहस्यमयी आवाज़ें। रात के समय पूरे घर में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आती, तो कभी दीवार के पीछे से खुरचने की। परिवार के सभी लोग इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह आवाज़ें धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थीं। 2 चीज़ों का अचानक गायब हो जाना। शर्मा जी ने महसूस किया कि उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज और चीज़ें बार बार गायब हो रही हैं। कभी किताबें अलमारी से बाहर मिलती, तो कभी किचन के बर्तन बिखरे हुए रहते। उन्होंने सोचा कि बच्चे शरारत कर रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें उनके सामने ही गायब होने लगीं तो उन्हें चिंता होने लगी। 3 अचानक तापमान में बदलाव। रात के समय अक्सर घर के कुछ हिस्सों में अचानक से ठंड बढ़ जाती। जब भी वे उस जगह से गुजरते, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में घुस जाती। शर्मा परिवार को यकीन हो चला था कि कुछ गड़बड़ है। 4 दर्पण में अजीब परछाइयाँ। शर्मा जी की पत्नी ने एक रात बाथरूम के दर्पण में एक अजीब परछाई देखी। वह समझ नहीं पाई कि वह परछाई किसकी थी। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। परछाइयाँ अब अक्सर घर के अलग अलग कोनों में दिखाई देने लगीं, और हर बार वे किसी अनजान व्यक्ति की होती थीं। 5 बिजली का झपकना। घर की लाइट्स बार बार बिना किसी कारण के झपकने लगीं। कभी कभी लाइट्स खुद ब खुद जलने बुझने लगतीं। शर्मा जी ने इसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट समझा, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ने जांच के बाद बताया कि घर में कोई भी फॉल्ट नहीं है। 6 बच्चों का अजीब बर्ताव। सबसे ज्यादा डरावना था बच्चों का अजीब बर्ताव। वे अकेले में किसी से बातें करते, खिलौनों से खेलते समय किसी अज्ञात शख्स से संवाद करते दिखाई देते। जब उनसे पूछा जाता कि वे किससे बात कर रहे हैं, तो वे कहते, वह हमारे दोस्त हैं। अंतिम मोड़, भूतिया सच। धीरे धीरे ये घटनाएं और भी गंभीर होती गईं। शर्मा जी ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने जांच के बाद बताया कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था, जिसकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। उनकी आत्माएं अब भी इस घर में भटक रही थीं। शर्मा परिवार ने जल्द ही उस घर को छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं कि अब भी उस घर में अजीब घटनाएं होती रहती हैं, और जो भी वहां जाता है उसे वे आत्माएं अपने साथ एक डरावना खेल खेलने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानी उन संकेतों पर आधारित थी जो बताते हैं कि घर में भूत प्रेत का साया हो सकता है। भूतिया मंजिल। राजस्थान के एक छोटे से गांव में थी एक पुरानी और सुनसान हवेली, जिसे लोग भूतिया मंजिल के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं, और जो भी व्यक्ति रात को वहां गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन 3 दोस्त अमित, रोहन और दीपक ने तय किया कि वे उस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने अपने साथ गैजेट्स, कैमरे और कुछ खाने पीने का सामान लिया और रात को हवेली की ओर चल दिए। हवेली के करीब पहुंचते ही चारों ओर घना अंधेरा था, और हवेली की टूटी हुई बैलें, जिन पर जंगली बैलें चढ़ी हुई थीं। हवेली के गेट के पास एक पुरानी कूड़े से भरी नेमप्लेट थी, जिस पर लिखा था, राय हवेली। 3 दोस्तों ने गहरी सांस ली और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का इंटीरियर बहुत ही कूल और इंजीनियर था। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, उन्हें लगा कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अलौकिक भव्य के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। रोहन ने कहा, यह शायद हमारी कल्पना हो रही है, लेकिन दीपक की आंखों में। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर का पुराना फर्नीचर, राक्षस फूटे कमरे और दीवारों पर धुंधली तस्वीरें दिखती हैं। जैसे ही वे प्लान्स की ओर चले गए, अचानक दरवाजे बंद हो गए। तीरथ के दिल की नज़र तेज हो गई। अमित ने कहा, चलो हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन तभी एक परछाई दवाई से उतरती हुई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। रोहन ने कैमरे से उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। दीपक ने जैसे ही चमकाई की ओर काम किया, वह परछाई खो गई। त्रिनेत्र ने एक दूसरे को देखा और तुरंत वीडियो बनाए, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां आप बंद हो गए। हवेली में चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहट की व्यवस्था की गई। अमित ने डोर ट्रैवल की कोशिश की, लेकिन डोर टीएस से मास नहीं हुआ। तभी एक भारी आवाज में किसी ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। 3 डर से कांपने लगे। अचानक हवेली की दीवारों से हाथ पकड़कर जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, यह जगह शापित है। दीपक ने भगवान का नाम लेकर दरवाजा जोर से धक्का दिया और दरवाजा। वे 3 भागते हुए हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर आने पर उन्हें पता चला कि उनकी घड़ियां और फोन बंद हो गए थे। घड़ी में वो समय दिख रहा था जब वे हवेली में गए थे, परंतु बाहर का समय बीत चुका था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पहाड़ी खड़ी थी, लेकिन अब अजीब सी झील थी। उस दिन के बाद तीरथ ने कभी उस हवेली का जिक्र नहीं किया।
लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि जो भी भूतिया मंजिल में जाता है वह कुछ न कुछ खो पाता है, फिर भी वो उसकी हिम्मत है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हवेली अब भी खड़ी है, उसका अगला शक